हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है। मैं अजीम खान। आज लेकर आए बेटे अपन एक नया अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है जीवन की उत्पत्ति यानी जैव विकास। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी हमारा जो टॉपिक होगा आज का ये होगा जैव विकास यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इस चैप्टर के बारे में अपन को पढ़ना है। तो बेटे इवोल्यूशन का तो नाम आपने सुना ही होगा कि जैव विकास होता क्या है। तो बेटे याद रखना, सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास होना यह कहलाता है जैव विकास। लेकिन जैव विकास का जो संबंध है यह पृथ्वी की उत्पत्ति से है। तो यह आपको याद रखना है कि पहले धरती पर जीवन तो बना होगा लेकिन उससे पहले यह धरती बनी होगी। तो बेटे धरती कैसे बनी होगी? तो ऐसी मान्यता है कि इस स्पेस के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर बेटे एक जोरदार धमाका हुआ होगा जिसे बिग बैंग धमाका या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उस बिग बैंग धमाके से बेटे इस स्पेस के अंदर गैसों का एक बहुत बड़ा बादल बना और उस बादल को वैज्ञानिकों ने क्या माना? सोलर नेबुला माना। सोलर नेबुला के अंदर कई प्रकार के तत्व मौजूद थे। उसमें भारी तत्व भी थे, मध्यम भारी तत्व भी थे और हल्के तत्व भी थे। तो ये घनत्व के आधार पर ये तत्व बेटे आपस में संघनित होते गए और फिर जो ज्यादा भारी थे वह सेंटर में जमा हुए तो उसने एक सन बनाया, और जो मध्यम भारी थे और हल्के थे वो इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्लेनेट बनाया। तो बेटे सोलर नेबुला से फिर सन और प्लेनेट ने मिलकर क्या बनाया? सोलर सिस्टम बनाया। और कई सारे सोलर सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो बेटे गैलेक्सी बनती है जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर हजारों गैलेक्सियां हैं। तो आप इसका विस्तार देखिएगा कि एक सन और प्लेनेट मिलकर बेटे एक सोलर सिस्टम बनेगा, है ना। उसी तरह से कई हजार सोलर सिस्टम जब मिलेंगे तो एक गैलेक्सी बनेगी, और कई सारी जब गैलेक्सी मिलती है तो फिर बनता है बेटे पूरा स्पेस बनता है। तो हमारी धरती की उत्पत्ति इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, आपने यह भी सुना होगा कि जो जैव विकास होता है, यह जैव विकास बेटे धीमी गति से होने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यह याद रखना। क्या बोला बच्चों मैंने? धीमी गति से होने वाली निरंतर प्रक्रिया है। यानी ब्यूफोन ने इसे यह माना कि इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस बट इज द कंटिन्यू प्रोसेस। यानी बेटे ये धीमी गति से और स्लो होने वाली प्रक्रिया है। आज हम हमारे अंदर हम विकास नहीं देख सकते। यानी अगर आप सोचो कि विकास जो है किस तरह से हो रहा है तो बेटे खुद मनुष्य अपना विकास नहीं देख सकता, इसमें पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाती है। अगर आपको विकास देखना है तो ध्यान रखिएगा, जैसे पुरानी मूवी देखो तो पुरानी मूवी में याद है बेटे कि पेंट नीचे से तो चौड़ी हुआ करती थी, ऊपर से सक्रिय। आज उल्टा हो गया, आज पेंट ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से सक्रिय होती है। पहले की हीरो हीरोइन थी बेटे साड़ी पहन के गाना गाना, लेकिन आज की हीरो हीरोइनों को देखते हैं तो कपड़े ढूंढने पड़ते माइक्रोस्कोप से कि कहां है। ये विकास, यानी विकास कभी दिखता भी नहीं है तो विकास कभी रुकता भी नहीं है। इतना याद रखना। तो सरल जीवों से जटिल जीवों की तरफ का जो है बेटे विकास होना, यही जैव विकास है। तो सुविधा की दृष्टि से अपन इस जैव विकास को 5 टॉपिकों में पूरा करेंगे। मेरा पहला टॉपिक तो होगा बेटे जीवन की उत्पत्ति। दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे जैव विकास के पक्ष में परमाणु, और तीसरा टॉपिक होगा जैव विकास के सिद्धांत, और चौथा टॉपिक होगा जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा टॉपिक होगा मानव का विकास। तो याद रखना, इस जैव विकास को 5 टॉपिकों में पूरा करेंगे। जीवन की उत्पत्ति, है ना, उसके बाद में जैव विकास के पक्ष में परमाणु, जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा होगा मानव का विकास। तो आइए अपन शुरू करते हैं बच्चों, यानी जीवन की उत्पत्ति से। तो हमारा पहला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति के अंदर अपन फर्स्ट पार्ट बेटे यहां पर ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यहां ले रहे हैं अपन इंट्रोडक्शन यानी परिचय।
इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो एक बार ध्यान रखना मैंने, यानी ब्यूफोन के अनुसार, यानी पहला पॉइंट याद रखना कि बेटे यहां पर एक तो ब्यूफोन, ये याद रखिएगा ब्यूफोन। तो ब्यूफोन ने क्या कहा कि जैव विकास कभी रुकता भी नहीं है तो कभी दिखता भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यानी यहां वैज्ञानिक के बेटे ब्यूफोन। तो इनके अनुसार जो है जैव विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी जीव विकास जैव विकास निरंतर तथा धीमी गति से, निरंतर तथा धीमी गति से होने वाली क्रिया है, होने वाली क्रिया है। तो ये याद रखना बेटे, यानी ब्यूफोन के अनुसार जो जैव विकास है ये निरंतर और साथ में ध्यान रखना बेटे, यानी निरंतर और धीमे चलने वाली क्रिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी जैव विकास एक तो कंटिन्यू, यानी इज द कंटिन्यू बट इज द स्लो प्रोसेस, यानी जैव विकास निरंतर तथा धीमी गति से होने वाली एक क्रिया है। लाखों साल करोड़ों साल गुजर जाते बेटे किसी जीव के विकास में। दूसरा वैज्ञानिक आपको याद रखना है कि एक वैज्ञानिक के बेटे, यानी यहां पर इसका नेम है हर्बर्ट स्पेंसर। सेकंड पॉइंट इसका आपको याद रखना है, यानी ये है हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बेटे याद रखना कि हर्बर्ट स्पेंसर यानी गिव द टर्म जैव विकास, यानी यहां पर इन्हें जैव विकास यानी बेटे इवोल्यूशन, इवोल्यूशन शब्द दिया। ये याद रखना, जैव विकास यानी इवोल्यूशन शब्द दिया। तो ये दो वैज्ञानिक आपको याद रखना है कि एक तो ब्यूफोन याद रखना बेटे, जिन्होंने ये कहा कि जैव विकास जो है ये धीमी गति से चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, यानी किसी भी जाति के अंदर, किसी भी जीव के अंदर बेटे जैव विकास रुकता नहीं है, लेकिन ये दिखता भी नहीं है, याद रखना। तो जैव विकास एक धीमी गति से निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेटे जैव विकास शब्द दिया। अब जैव विकास से पहले अपन पृथ्वी का विकास देख लेते हैं बेटे। तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ या पृथ्वी की, क्योंकि आपको पता है कि अपन धरती पर रहते हैं, तो पहले धरती बनी होगी, याद रखना, और धरती के बाद में फिर जीवन आया होगा इस धरती के ऊपर। तो पहले अपन धरती की उत्पत्ति देखते हैं, उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि जीवन कैसे बना। तो यहां याद रखना कि धरती की जो उत्पत्ति हुई वह बिग बैंग धमाके से हुई, याद रखना बेटे। तो ये यहां पर आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये ध्यान रखना बच्चों, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये उत्पत्ति किससे मानी जाती है? बिग बैंग धमाके से मानी जाती है, याद रखना। पृथ्वी की उत्पत्ति नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, यानी इसको आप कहोगे बिग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन या बिग बैंग धमाका, बिग बैंग धमाका से हुई, से हुई। तो ये याद रखना लगभग 20 बिलियन ईयर से गो, ये भी ध्यान रखना 20 बिलियन ईयर से गो, यानी जो धरती की उत्पत्ति हुई वो बहुत बड़े धमाके से हुई बेटे, और उस धमाके को कहा गया बिग बैंग धमाका। तो यहां आप देखो कि बिग बैंग धमाके से हुई, ये याद रखना। और बिग बैंग धमाके से क्या हुआ कि यहां आप देखो कि इसमें सबसे पहले आप ले सकते हैं कि यहां पर ये बिग बैंग एक्सप्लोजन, बिग बैंग एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग धमाका। तो बेटे ये जो धमाका हुआ उसमें याद रखना सबसे पहले क्या बना? गैसों का बादल बना, जिसे कहा गया सोलर नेबुला। तो ये यहां पर इस तरह से ये पूरे स्पेस के अंदर ये यहां पर गैसों का बादल बना। तो गैसों का बादल बना, उसे क्या कहा गया? सोलर नेबुला। सोलर नेबुला ने आगे चलकर बेटे यहां पर बनाया सोलर सिस्टम,
सोलर सिस्टम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर तत्वों में आपस में बेटे संघनन हुआ और इनके संघनन से क्या बना, सोलर सिस्टम। तो पहले यहां से शुरुआत करना, लगभग 20 बिलियन, ये याद रखना बेटे, 20 बिलियन, मिलियन नहीं, 20 बिलियन ईयर्स एगो, ये याद रखना। और इसके बारे में बताया बाय एबी लिमेट्री ने, बाय एबी लिमेट्री। तो बाय एबी लिमेट्री जो था बेटे, उसने ये कहा कि 20 बिलियन ईयर्स एगो, यानी बेटे अरब में आता है, ध्यान रखना। तो 20 बिलियन यानी 20 अरब साल पहले इस स्पेस के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ होगा बेटे, तो जिसको तापीय नाभिकीय विखंडन माना गया है, जिसको बिग बैंग धमाका कहा गया है। और इस बिग बैंग धमाके से इस स्पेस में बहुत बड़ा गैसों का बादल बना, और गैसों के बादल में हल्के और भारी तत्व मौजूद थे, तो उनसे मिलकर क्या बना, सोलर सिस्टम बना। और आगे देखते हैं कि सोलर सिस्टम से क्या होगा। तो सोलर सिस्टम से बेटे ध्यान रखना कि सोलर सिस्टम जो हुआ, तो ये यहां पर हमारे पास में है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम भी, कई सारे सोलर सिस्टम जब आपस में मिले, तो बेटे कई सारे सोलर सिस्टम ने मिलकर यहां पर क्या बनाया, गैलेक्सी बनाए, यानी गैलेक्सी। और गैलेक्सी जो है बेटे, ये कई सारी गैलेक्सी जब आपस में मिलेगी, तो यहां पर बनेगा स्पेस, यानी पूरा स्पेस बनेगा। तो ये आप देखो कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये बेटे दो पार्ट से मिलकर ये बना होता है। एक पार्ट तो इसमें यहां पर सन आता है, और दूसरे पार्ट यहां पर प्लेनेट आते हैं। यानी यहां आप देखो कि एक तरफ तो बेटे यहां पर ये इस तरह से, तो ये इसमें सन आएगा, और उसके बाद में इस तरह से यहां पर ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें यहां पर मान लेते हैं कि ये पहले जो है ग्रह आ गया, बुध ग्रह आ गया, शुक्र ग्रह आ गया, ये पृथ्वी आ गई, बृहस्पति आ गया, फिर उसके बाद में शुक्र, शनि, नेपच्यून, इस तरह से बेटे ये बनेंगे। तो ये यहां पर ये तो है यहां सन, और ये इसके चारों तरफ होते हैं प्लेनेट, और ये सब मिलकर यहां बनता है यानी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें कि एक बार फिर अपन रिपीट करें बच्चों कि यहां पर जो बिग बैंग धमाका हुआ, तो बिग बैंग धमाके से बेटे गैसों का बादल बना, उस गैसों के बादल को सोलर नेबुला कहा गया, ये याद रखना। और सोलर नेबुला में हल्के, मध्यम भारी और ज्यादा भारी एलिमेंट्स मौजूद थे, तो इनका संघनन हुआ, इनका आपस में संयोजन हुआ, तो फिर बेटे क्या बना, सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम जब मिला आपस में, कई सारे सोलर सिस्टम जब मिलेंगे तो गैलेक्सी बनेगी, याद रखना, मिल्की वे बनेगी। और इस स्पेस में कई सारी गैलेक्सियां हैं, यह आपको याद रखना है। यह सोलर सिस्टम है हमारा, जो बना होता है बेटे एक तो सन से मिलकर, और दूसरा होता है प्लेनेट। तो हमारे इसमें सन और प्लेनेट मिलकर यह हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो इस तरह से यह तो था हमारे पास में यानी परिचय। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे, जैव विकास को अपन 5 अवस्थाओं में बांटेंगे। तो यहां आप देखो कि ये इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी जैव विकास। तो जैव विकास को ध्यान रखना, यानी जैव विकास को जो डिवाइडेड किया जाएगा बेटे, यानी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, जैव विकास। तो यहां आप देख लें कि जैव विकास जो है उसको अपन निम्न भागों में डिवाइडेड करेंगे। तो बेटे जैव विकास को निम्न भागों में डिवाइडेड करना है। तो यहां आप देखिएगा कि पहले तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मिले तो गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी मिलकर कई जो है बेटे कई गैलेक्सी मिली तो क्या बना, स्पेस बना, पूरा का पूरा ये सृष्टि बनी। यहां बेटे याद रखना कि ये जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में बेटे 2 पार्ट होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, जिसमें एक तो सन होता है और प्लेनेट होता है। अब आगे चलते हैं अपन इवोल्यूशन, यानी यहां पर अपन को पढ़ना है इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के ध्यान रखना बेटे,
5 पार्ट होंगे, 5 भाग होंगे। तो 5 भाग में हमारा जो पहला पार्ट होगा ये होगा जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, तो याद रखना सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति। दूसरा पार्ट होगा बेटे जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। और तीसरा जो होगा हमारा यहां पर, तीसरा जो पार्ट होगा बेटे वो होगा जैव विकास की क्रियाविधि, यानी तीसरा पार्ट होगा जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और बेटे चौथा होगा इसमें यानी जैव विकास की क्रियाविधि। जैव विकास की क्रियाविधि, जैव विकास की क्रियाविधि, जैव विकास की क्रियाविधि। और पांचवा होगा बेटे हमारा मानव का विकास। मानव का विकास, मानव का विकास। तो आप देख लें कि हमने पूरे के पूरे जैव विकास को 5 टॉपिकों में डिवाइडेड कर दिया। पहला टॉपिक रहेगा जीवन की उत्पत्ति, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जैव विकास के पक्ष में प्रमाण, और बेटे तीसरा टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत। चौथा टॉपिक आपको याद करना है जैव विकास की क्रियाविधि, और पांचवा टॉपिक याद करना है मानव का विकास। तो आइए अपन शुरू करते हैं, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं बेटे। यानी पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी इसे आप कहेंगे जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति। तो ये बच्चों आप याद रखना कि इस धरती पर देखो हमें बहुत लंबा ये चैप्टर पढ़ना है, 5 पार्ट में अपन ने इसको डिवाइडेड किया है। तो मेरा पहला पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। तो आपको ये देखना है कि इस धरती पर जीवन कैसे बना, इस धरती पर जीवन कैसे आया। लेकिन धरती पर जीवन आने से पहले यह धरती कब बनी, तो बेटे धरती की जो उत्पत्ति है वो लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो हो गई थी, ये याद रखना। यानी धरती की नहीं, 20 बिलियन पहले तो बेटे बिग बैंग धमाका हुआ, उसके बाद में 4.6 बिलियन पहले धरती की उत्पत्ति हुई। धरती की जो क्या कहते हैं बेटे चंद्रमा से दूरी, पृथ्वी से दूरी भी मैं बताऊंगा। और जैसे धरती की उत्पत्ति हुई तो उस समय इस पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था बेटे। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा हुआ करती थी, ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो उस समय धरती का जो वातावरण था वह अपचायक यानी रिड्यूसिंग कैटेगरी का था। तो ये जो अपचायक वातावरण था या धरती का तापमान ज्यादा था तो ये जीवन की उत्पत्ति के लिए ज्यादा अनुकूलित नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई वैसे वैसे धरती पर बेटे जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुई। तो यहां आप देखोगे कि बेटे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित यहां कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो इसमें पहला मत अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जो है मतलब जैव शक्ति यानी जिसको विशिष्ट शक्तिवाद कहेंगे, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहेंगे या विशिष्ट सृष्टिवाद कहेंगे। ये वाद आपको ये बता रहा है कि धरती पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई किसी सुपर नेचर पावर से हुई, यानी गॉड से हुई, ईश्वर से हुई, या फिर यूं समझ लो धार्मिक मान्यता के अनुसार हुई। और इसमें क्या कहा गया कि बेटे ईसाई धर्म के अनुसार धरती 6 दिनों में बनी, हिंदू धर्म के अनुसार पहला बनने वाला मनुष्य मनु था और पहली बनने वाली महिला श्रद्धा थी। इस्लाम के अनुसार पहला बनने वाले जो है क्या कहते हैं पुरुष वह आदम थे और पहले बनने वाली महिला वह हव्वा थी। तो इस तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने बेटे माना, तो यह सिद्धांत तो रिजेक्ट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो स्वतः जननवाद आया। अब स्वतः जननवाद यानी स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या बता रहा है कि द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई किसी निर्जीव वस्तु से हुई। और इसको दिया वान हेलमोंट ने, जो ये कहा कि पसीने से भीगी हुई कमीज को
21 दिनों तक गेहूं के भूसे में दबा दिया जाए तो वहां चूहे पैदा हो जाते हैं। तो बेटे मैं तो ये कहता हूं इसने गेहूं के भूसे में क्यों दबाया, उसे रेत के भूसे में दबाता और फिर कहता कि वहां से चूहे आ गए। अरे गेहूं है तो कहीं से आए गए होंगे, लेकिन फिर भी ये कहता है कि गेहूं के भूसे से जो है चूहे बने, यानी निर्जीव पदार्थ से या कीचड़ से जैसे मेंढक बने, है ना, मक्खी मच्छर बनते हैं, ऐसे लोगों की पुराने जमाने में मान्यता थी। उसके बाद में तीसरा सिद्धांत जब आएगा तो अब वो क्या कहेगा कि द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो पहले से मौजूद जीवन से हुई है। यानी क्या बताएगा वो सिद्धांत कि जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवन से होती है, लेकिन ये बताना भूल गया कि जो पहले से मौजूद जीवन था वो आया कहां से। इसका जवाब बेटे ये वैज्ञानिक नहीं दे पाए, और ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक में एक तो फ्रांसिस्को रेड्डी था बेटे और एक था लुईस पाश्चर। दोनों के एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से बताया कि जो जीवन से ही जीवन बनता है। थोड़ा आगे बढ़े तो चौथा सिद्धांत जो आया वो आया बेटे कोस्मोजोवा सिद्धांत। और ये कोस्मोजोवा सिद्धांत क्या कहता है कि धरती पर जो जीवन आया वह किसी दूसरे ग्रह से आया, यानी धरती पर जो जीवन है वो यहां नहीं बना, धरती पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया और बीजाणु के रूप में आया, जिन्हें प्रतिरोधी बीजाणु या कोस्मोजोआ कहा गया। तो यह सिद्धांत भी बेटे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, इतनी लंबी दूरी होती है कि कोई सजीव तो बिना किसी प्रोटेक्शन के एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर नहीं आ सकता। और फिर लास्ट में जो सिद्धांत आया बेटे वो आया आधुनिक सिद्धांत, और आपको भी इसी पे फोकस करना है कि ये जो आधुनिक सिद्धांत है जिसे मॉडर्न थ्योरी या ओपेरॉन परिकल्पना कहा जाता है, इसी सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है बेटे मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अपन दो भागों में जैव विकास पढ़ेंगे, एक तो जो है केमिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब रासायनिक पदार्थों के संगठन के आधार पर जीवन बना, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के आधार पर जैवीय पदार्थों के संगठन के आधार पर जो है जीवन बना। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बच्चों, यानी जीवन की उत्पत्ति से। जीवन की उत्पत्ति, तो जीवन की उत्पत्ति में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, यानी जीवन की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हुई, तो ये तो अपन को भी पता है कि पहले धरती बनी होगी, उसके बाद इस पर जीवन आया होगा। यहां धरती की जो उत्पत्ति है ये भी आप याद रख लें। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है बेटे, धरती का जो ओरिजिन है, धरती की उत्पत्ति यह हुई लगभग 4.6, ध्यान रखना 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुई। कैसे हुई याद है ना, धरती पर यानी इस स्पेस पर जोरदार धमाका हुआ होगा बच्चों, और उस धमाके से पहले गैसों का बादल बना होगा, फिर उसमें संघनित हुई होगी तत्व, तो सोलर नेबुला बना होगा, सोलर नेबुला से सोलर सिस्टम बना, और सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें एक तो सन है बेटे, सूरज है, और बाकी इसमें चारों तरफ ग्रह हैं, तो उनमें से पृथ्वी भी हमारा एक प्लेनेट है। तो यहां पर जो जीवन की उत्पत्ति है वह धरती की उत्पत्ति से मानी जाती है, और धरती की उत्पत्ति याद रखना कब हुई, यानी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में याद रखिएगा बेटे, यानी धरती पर, यानी धरती का प्रारंभिक वातावरण कैसा था और इसकी दूरी कितनी थी, अगर वो तो याद कर लेना। तो यहां पर आपको याद रखना है पृथ्वी
का तापमान, इस समय जो पृथ्वी का तापमान था वो लगभग, याद रखना बच्चों, यानी 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जब शुरुआत में धरती बनी होगी तो ये धरती एक आग का गोला थी, याद रखना। और इसका प्रमाण भी आपको देखने को मिलते हैं कि कई जगह पर ज्वालामुखी जब फूटती है तो मेरे धरती से लावा निकलता है, धरती से आग निकलती है, याद रखना। यानी धरती का जो कोर है, धरती का जो सेंटर है, उस सेंटर में अभी भी बेटे जो है आग भरी हुई है। यानी पहले तो धरती आग का गोला थी, से याद रखना, क्योंकि बहुत गर्म थी, ध्यान रखिएगा। तो आरंभिक तापमान जो इसका था वह 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसी तरह से यहां पर पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण, यह भी याद रखना बेटे, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण, प्रारंभिक वातावरण, तो याद रखना इसका प्रारंभिक वातावरण कैसा था? अपचायक, अपचायक यानी रिड्यूसिंग, अपचायक यानी रिड्यूसिंग। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक तापमान था तो ये बेटे अपचायक कैटेगरी का था। यहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या हुआ करती थी? यानी हाइड्रोजन अधिक मात्रा में यहां पर हुआ करती थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि प्रारंभ में जो धरती का तापमान था वो बेटे 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, और साथ में धरती का जो वातावरण था ये लगभग अपचायक था, ऑक्सीकारक नहीं था। क्योंकि ऑक्सीकारक वातावरण में तो ये होता है बच्चों कि मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में वातावरण है ये वातावरण तो था ऑक्सीकारक वातावरण, लेकिन ये ऐसे नहीं आया। ये कब आया? जब यूकैरियोटिक सेल बन गई, हरित लवक का निर्माण हो गया और पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। तो जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तो बेटे ऑक्सीजन मुक्त होने लगी। तो उस कंडीशन में यह पृथ्वी का जो वातावरण है वह अपचायक से हो गया ऑक्सीकारक। तो यह ध्यान रखना, उस जमाने में, उस समय पृथ्वी एक आग का गोला थी, तो इस पर मात्र केवल गैसों के एलिमेंट्स ही मिलते थे, तत्व मिलते थे, ध्यान रखना, और वह भी परमाणुविक अवस्था में मिलते थे। आगे मैं डिटेल बताऊंगा इसकी। तो परमाणुविक अवस्था में जब मिलते थे तो उस समय इस पर हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा हुआ करती थी, याद रखना बच्चों। तो आरंभिक अवस्था में धरती का तापमान यह अपचायक कैटेगरी का था और इस पर हाइड्रोजन गैस ज्यादा हुआ करती थी। तो यह भी आपको याद रखना है।